हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन पढ़ लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे हम स्टाफिंग की और 3 या 4 वीडियो में हम चैप्टर ने ख़त्म कर देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग क्या क्या है? सबसे पहले है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब है कि देखो कि जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होती है ना, वो सिर्फ पेपर वर्क होती है कि भाई हमें क्या अचीव करना है, गोल कैसे अचीव करना है, क्या तरीका रहेगा। और ऑर्गेनाइजिंग में हम उसको अचीव करने के लिए जो हमें रिपोर्टिंग और अथॉरिटी रिलेशनशिप बनानी होती है वो हम बनाते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे अथॉरिटी लेगा। पर स्टाफिंग में क्या होता है कि इन सब के लिए जो ह्यूमन बीइंग चाहिए होते हैं ना, वो हम अपॉइंट करते हैं। तो ये डायरेक्टली रिलेट करती है ह्यूमन से। जैसे कि पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स दैट अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, it is not a paperwork, but staffing involves the appointment of competent person on various jobs. अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेपरेट मैनेजरल फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि स्टाफिंग जो एक फंक्शन है वो कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, खुद में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है और स्टाफिंग उससे रिलेटेड है ह्यूमन से। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है मैनेजमेंट प्रोसेस में। तो ये एक अलग से फंक्शन बना रखा है और इसमें टाइम टू टाइम न्यू टेक्निक्स आती रहती है। जैसे पहले रिक्रूटमेंट के क्या क्या तरीके होते थे, सिर्फ पैम्पलेट्स होते थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते थे। अब रिक्रूटमेंट के ही बहुत तरीके आ गए, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स होगी, इंडेड, नौकरी देखो, या ऑफलाइन में भी अलग अलग एजेंसियां हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में भी नई नई टेक्निक्स आई हैं कि सिलेक्शन करने के तरीके बदल गए हैं पहले से। उसके लिए नए नए एग्ज़ाम्स आए हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस में नई नई क्वालिफिकेशन टेस्ट होते हैं। तो स्टाफिंग खुद में एक मेजर रोल प्ले करती है मैनेजमेंट प्रोसेस में। तो ये अलग से एक प्रोसेस, एक पार्ट फंक्शन बना रखा है मैनेजर। थर्ड है इंसेंशियल एट मैनेजर लेवल। कि देखो हमने जैसे इधर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा, हमने एचआर डिपार्टमेंट बना रखा है जो स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। बट ओवरऑल जो बंदा हमने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्रोसेस से सेलेक्ट किया है, उसको काम तो डिपार्टमेंट के साथ ही करना होगा। कोऑर्डिनेट करके काम तो उसको डिपार्टमेंट के साथ ही करना होगा। और डिपार्टमेंट के साथ वो कैसे कर सकता है कि डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो ही ओवरऑल ये देखे कि ये बंदा मेरे साथ काम करने लायक है या नहीं। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि पब्लिक में से कई सारे लोगों ने अप्लाई किया, पर एचआर डिपार्टमेंट उसमें से सिर्फ गिने चुने बेस्ट लोगों को सेलेक्ट करता है और डिपार्टमेंट फिर एंड ऑफ द डे देखती है उनमें से वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके काम करने के लायक है या नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे काम कराना सुपीरियर नहीं होता मैनेज सबॉर्डिनेट से। कि मतलब अगर हमने बोला कि मिडिल लेवल के लोगों को अपॉइंट कराना है, सो लोअर लेवल के लोगों को अपॉइंट का एचआर ने ढूंढ के सेलेक्ट किया, बट काम तो इनसे मिडिल लेवल ही कराएगा कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है। तो मिडिल लेवल वाला ही एंड ऑफ द डे सेलेक्ट करेगा कि ये बंदा काम पे होएगा या नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय होता है सिर्फ मिडिल लेवल के थ्रू, सिलेक्शन होता है एचआर मैनेजर के थ्रू। जैसे पढ़ सकते हैं हम, इट इज़ डन एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपॉइंट्स मिडिल लेवल अपॉइंट्स लोअर लेवल मैनेजमेंट। इट इज़ क्लियरिफाइड दैट मेकिंग अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्टाफिंग doesn't free these managers concurred from this function, but it helps manager or assist in staffing। कि हमने एचआर एक अलग से पर्सनल डिपार्टमेंट बना रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे डिपार्टमेंट इस फंक्शन से फ्री हो गए। वो सिर्फ जो डिपार्टमेंट बना रखा है वो इनको सिर्फ असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए बना रखा है कि ये इनकी मदद हो जाए स्टाफिंग के प्रोसेस में। ओके, उसके बाद चौथी है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी से जुड़ी हुई है, उसका सारी चीज़ें, अगर उसको गुड्स लेने हैं, रॉ मटेरियल लेना है या लेबर चाहिए, जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए वो सोसाइटी से मिलता है। और एंड ऑफ द डे जो गुड्स बनाता है वो भी सोसाइटी को ही देता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी इंटरलिंक होते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से। तो ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट बनता है वो सोसाइटी के काम लिए भी कुछ काम करे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हर सोसाइटी के कुछ एथिक्स और नॉर्म्स होते हैं, और कुछ सोसाइटी को नीड होती है कि ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए करे। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो उसको करके दे, उनके एथिक्स और नॉर्म्स को भी फॉलो करें। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल हो सकती है स्टाफिंग में और बिना ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करे? जैसे कि समझो हमें एक अकाउंटेंट चाहिए। अब सोसाइटी में क्या है, डिसेबल पर्सन्स के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं काम होना चाहिए, भी फुलफिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय लॉ फिक्स कर रखी हैं कंपनीज़ की, जैसे कि मतलब टर्नओवर कंपनी का इतने तो इतने % उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसा कि हमें पता है जो हमारी वो है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो दो चीज़ों के मेल से बनता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट कंपनी के कंट्रोल में होता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, नॉर्म्स हैं। एक्सटर्नल आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और साथ के साथ वो इफ़ेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफिंग प्रोसेस को। जैसे कि इंटरनल एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ में क्या, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स में क्या आ सकता है कि अगर इनके लिए बंदा चाहिए तो हमारी पॉलिसी ये कि हम प्रमोशन करके करेंगे, डिमोशन या ट्रांसफ़र करके करेंगे। वहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टाफिंग की प्रोसेस को कैसे इफेक्ट कर सकता है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है कि अगर किसी को इस कंपनी चाहिए तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ही लेगी या इंटर्न्स लेगी जो अनस्किल्ड होते हैं पर एजुकेटेड होते हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। कैंपस प्लेसमेंट होती है जैसे अभी कॉलेजों में फाइनल ईयर के बच्चों के साथ होती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आके वहाँ से उनको इंटरव्यू लेके सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल के लिए ड्राइंग्स बना रखे, डायग्राम्स बना रखे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इफेक्ट कैसे हो गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लो, या कैंपस प्लेसमेंट की पॉलिसी है बना रखी कि एजुकेशनल पॉलिसी है कि कैंपस प्लेसमेंट जो स्किल नहीं है पर एजुकेटेड है वो उनको लो। और इंटरनल पॉलिसीज़ क्या होगी कि प्रमोशन करना, कि हमें फाइनेंस मैनेजर चाहिए था पर फाइनेंस के डिपार्टमेंट के ही किसी बेस्ट सबऑर्डिनेट को हम प्रमोट करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ऐसे ऐसे उसको प्रमोट करके उसको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के अगर अंदर ही अंदर से हम बंदे सेलेक्ट करते हैं ना कि उनको प्रमोशन दे के करते, तो वो उनमें वो मोटिवेशन आता है कि वो काम करे। जैसे आज कोई बंदा है सबऑर्डिनेट है, कल को उसको सुपीरियर की जॉब मिल जाए वो ओ मन लगा के उसका काम करेगा। या ट्रांसफ़र पॉलिसी हो सकती है कि जैसे मान लो ये एक कंपनी है, उसके चारों दिशाओं में वो हैं ब्रांचेस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पर साउथ वाली ब्रांच में इतना काम नहीं है जितना वेस्ट वाली में है। वेस्ट वाली में पर बंदा नहीं है तो वो साउथ वाली ब्रांच से वेस्ट वाली ब्रांच में उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मतलब सेम पोस्ट पे है कि उसको अलग अलग जगह ट्रांसफ़र कराना। प्रमोशन वर्टिकली चलता है ऊपर की साइड अपवर्ड, ट्रांसफ़र हॉरिजॉन्टली चलता है कि उसी पोस्ट पे सेम पोस्ट पे हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं अलग अलग जगह। ओके, ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब इंपॉर्टेंस करेंगे।